सबका हो गया? सबकी जमा हो गई कॉपी? फटाफट तो पीछे। चलो देखो, पहला क्वेश्चन है, कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म। शब्द समूह के लिए एक शब्द। ये इसमें कन्या का विवाह करने की रस्म नहीं है, कन्या का विवाह करने का वचन देने की रस्म, यानी कि हम अपनी बेटी का विवाह आपके साथ करेंगे। ये जो वचन है इसे कहा जाता है वागदान। क्या बोलते हैं? वागदान। और जब आप विवाह करोगे, कन्या का विवाह कर देना क्या कहलाएगा? कन्यादान। ठीक है। प्रिय शब्द के पीछे कौन सा शब्दांश जोड़ा जाए कि वह बहुवचन हो जाए? प्रियजन। यह हमारे प्रिय जन है। समझ गया ना? क्या लगता है प्रिय के पीछे? जन शब्द लगता है, अगर प्रिय को आपने बहुवचन बनाना है तो। उससे कोई अपराध नहीं हुआ वाक्य में कारक। उससे कोई अपराध नहीं हुआ। अब ये क्या है? उससे, ये है तो से। समझ गया ना? अब से है तो या तो करण का होगा या फिर अपादान का, लेकिन ये से करण का होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर उसका मतलब कौन है? ये कैसा वाक्य है बताओ? ये है आपका कर्मवाच्य। कैसा वाच्य है? कर्मवाच्य। इसमें उस कौन है? कर्म है। समझ गया ना? तो उससे कोई अपराध नहीं हुआ अगर हम कहें तो उस के साथ जो आपका से लगा है, तो उस अगर कर्म है, कर्म के साथ से हो, तो वो कर्म क्या है यहां पर? इस अपराध को करने या नहीं करने का क्या है? मुख्य करता है ना। समझ गया ना? तो इसका मतलब क्या है? ये माध्यम है इस अपराध को करने का। समझ गया ना? और जब क्या हो, से माध्यम के साथ जुड़ा हो, तो वहां पर कैसा से होता है? करण का। कौन सा होता है? करण का से। माध्यम के साथ किसी, आपने कहा राम ने हल से खेत जोता, अब जुताई का माध्यम क्या है यहां पर? हल। वैसे ही यहां पर अपराध नहीं करने का माध्यम कौन है? उसके साथ से है, तो वो किसका होगा? डेफिनेटली करण का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धीरे चलो वाक्य में धीरे शब्द है। धीरे चलो, धीरे चलो। चलो तो हो गई क्या? क्रिया। और धीरे चलना इसकी क्या हो गई? विधि या रीति, तरीका। समझ गया ना? तो धीरे शब्द क्रिया को होने का तरीका बता रहा है, तो क्रिया के होने का तरीका बताना क्या है? विधिवाचक क्रिया विशेषण। विधिवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। ठीक है। अगला, स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? ठीक है। इसमें मूल शब्द क्या है? वर। क्या है? वर, मतलब दूल्हा, पति। स्वयंवर मतलब जो स्वयं चुना गया हो, तो क्या होगा इसमें? स्वयं। चाहे ऐसे हलंत लगा के लिखो, चाहे यहां पर अनुस्वार लगा करके लिखो, बात एक ही है। तो इसमें क्या आया? स्वयं। स्वयं उपसर्ग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग ही पूछा है, किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? कर्तृवाच्य मतलब कर्ता प्रधान हो, जहां पर बात कर्ता के विषय में हो रही हो। देखो इसमें लिखा है ममता पुस्तक पढ़ती है। ममता पुस्तक पढ़ती है। पुस्तक की बात हो रही है या ममता की? ममता की। अगर ये कहता पुस्तक ममता द्वारा पढ़ी जा रही है, तो किसकी बात हो रही होती? पुस्तक की। पिछले वीडियो में मैंने देखा था कि कुछ बच्चों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि कर्ता और कर्म में डिफरेंस क्या होता है। कभी भी किसी का नाम आ रहा है, व्यक्ति का नाम भी आ रहा है, तो वो नाम कर्ता ही नहीं होता है, कभी कभी वो कर्म की भूमिका में भी होता है। कैसे होता है? सुनो, जैसे आपने लिखा क्या, रमा उमा को भोजन कराती है। अब यहां पर दो आपके क्या आए? व्यक्तियों के नाम आए, रमा और उमा आए ना। तो कराने वाला कौन है? रमा है। तो रमा कौन है? कर्ता। अब ये कर्ता नहीं है फिर उमा। उमा यहां पर कर्म है।
समझ गया ना, भूमिका के हिसाब से तय होता है कि ये कर्ता होगा या कर्म होगा, शब्द के हिसाब से तय नहीं होगा कर्ता और कर्म, ये ध्यान रखना हमेशा। समझ गया ना, जिस वाक्य को बोला जा रहा है उस वाक्य में उसकी भूमिका क्या है, समझ गया ना, उसके हिसाब से। तो यहां पर ये कर्म है, यहां पर भोजन भी क्या है, कर्म है। देखो दो कर्म है यहां पर। अगर कोई कहे इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी, तो आप कहोगे द्विकर्मक क्रिया, क्योंकि एक क्रिया के साथ कितने कर्म हैं, दो। अब वैसे ही अगर इस वाक्य को हम कहें ममता पुस्तक पढ़ती है, और इसे इस रूप में कहें पुस्तक ममता द्वारा पढ़ी जाती है। अब बताओ क्या डिफरेंस है इन दोनों में। ये वाले में देखो कोई ममता के बारे में पूछ रहा था कि ममता क्या करती है, ममता पुस्तक पढ़ती है, समझ गया ना। दूसरे वाले में पुस्तक को कौन पढ़ रहा है, पुस्तक को ममता। दूसरे वाले प्रश्न में कौन है मुख्य में, पुस्तक है, समझ गया ना। और इसमें देखो ममता क्या है, कर्ता है, पुस्तक क्या है, कर्म है, पढ़ना क्या है, क्रिया, समझ गया ना। तो इसमें तो कौन आया, बात किसकी हो रही थी, कर्ता की या फिर कर्म की या क्रिया की, कर्ता के विषय में पूछा जा रहा था। अब इसमें किसके बारे में पूछा जा रहा है, पुस्तक के विषय में। पुस्तक क्या है वैसे इस वाक्य में, कर्म, समझ गया ना। कर्ता अभी भी कौन ही है, ममता ही है, और क्रिया वही है, पढ़ना, समझ गया ना। लेकिन क्या हो गई अब यहां ममता की बात, ममता इसमें मुख्य थी, अब इसमें मुख्य कौन हो गया है, पुस्तक। यहां कर्ता मुख्य था, इसमें कर्म मुख्य है, तो ये कर्तरीवाच्य है, ये कौन है, कर्मवाच्य है। तो इसका मतलब यही सही है, ठीक है। अब मुझसे बैठा नहीं जाता, जहां क्रिया का केवल भाव प्रकट होता है वहां तो भाववाच्य होता है, वो तो अलग ही है। अब देखो रमेश स्कूल जाओ, रमेश जाना क्या है, क्रिया, रमेश स्कूल क्या है, क्या है, रमेश कौन है, कर्ता। लेकिन क्या कर्ता काम को कर रहा है, ये बताओ पहले। बात किसकी हो रही है, रमेश की हो रही है, स्कूल जाने की, स्कूल जाने का आदेश की हो रही है। यहां पर बात रमेश की हो रही है और स्कूल जाने की आज्ञा की हो रही है, ये बताओ। स्कूल जाने की आज्ञा की ना, तो इसमें मुख्य कौन है, कर्म, तो ये क्या वाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा। अब इसमें देखो शायद वह राम का भाई है, शायद वह राम का भाई है, समझ रहे हो। अब इसमें क्या, कर्ता तो है ही नहीं कहीं पर, है कर्ता कहीं पर दिख रहा है आपको, कर्ता क्रिया को करने वाला होता है। यहां पर आपको कोई क्रिया नजर आ रही है नहीं, समझ गया ना। तो इसका मतलब यहां पर कौन, राम भी कर्म, भाई भी क्या, कर्म, सब कर्म है यहां पर, समझ गया ना। इसलिए ये कर्तावाच्य नहीं होगा। कर्तावाच्य कौन है, ममता पुस्तक पढ़ती है, क्योंकि कर्ता की स्थिति उसी में क्या है, प्रमुख है। वाक्य में जहां पर कर्ता के विषय में बात हो रही हो तो कर्तावाच्य, जहां पर कर्म के विषय में बात हो रही हो कर्मवाच्य, जहां पर क्रिया केवल भाव से प्रकट हो रही हो नहीं रही हो, वहां पर क्या, भाववाच्य, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक, हम पुरुषवाचक बहुवचन, तुम पुरुषवाचक बहुवचन, ये पुरुषवाचन, पुरुषवाचक कौन सा पुरुष, अन्य पुरुष, वे अन्य पुरुष, मैं उत्तम पुरुष, समझ गया ना। ये कौन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष। तो सभी कौन है इसमें, पुरुषवाचक। इसमें अनिश्चयवाचक है ना, इसमें निजवाचक, इसमें सभी, समझ गया ना। ये भी अन्य हो सकता है, या क्या हो सकता है, सॉरी सभी शब्द क्या, ये आपका सर्वनाम शब्द ही नहीं है वैसे, समझ गया ना। सभी शब्द क्या है, या तो संख्यावाचक विशेषण होगा, कौन सा वाला, अनिश्चयवाचक। मैंने कहा क्लास में सभी बच्चे आए हैं, बच्चे के साथ सभी लगाया, तो इसका मतलब सभी कोई संख्या होगी,
मैंने कहा क्लास में 10 बच्चे आए हैं तो निश्चित संख्यावाचक। मैंने कहा कक्षा में सभी बच्चे आए हैं तो सभी क्या, तो ये तो सर्वनाम वैसे है ही नहीं। तो इसमें सभी सर्वनाम क्या पुरुषवाचक सर्वनाम हो, वो कौन सा विकल्प है, ए विकल्प। ठीक है। अब अगला गुण संधि का उदाहरण है गुण संधि। महर्षि, महर्षि किससे बनता है, महाधन महाधन ऋषि से। अंत किसमें हुआ, आ में। आरंभ किसमें हुआ, री में। पहले पद का अंत अ या आ में हो, दूसरे पद का आरंभ ई उ या री में हो। समझ गया ना, पहले पद का अ में हो दूसरे का ई में हो तो ये क्या बनेगा, ए। पहले पद का अ में हो या आ में हो, जो भी जिसमें भी हो, अ या आ में ही होना चाहिए। दूसरे पद का उ में हो तब क्या बनता है, ओ। पहले पद का अ में हो दूसरे पद का री में हो तो क्या बनता है, अर। क्या बनता है, अर। तो ये क्या बनेगा, अर। क्या बनेगा, अर। अब यहां से ये हमने हटा दिए हैं दोनों, देखो बचा क्या, म। ह में से हमने मात्रा निकाली थी किसकी, आ की, तो इसके नीचे लग गया हलंत। आगे इन दोनों से मिलकर के क्या बना है, अ र। और आगे तो ऋषि वही रहना है क्योंकि आगे पीछे कोई अंतर आना नहीं है। ठीक है। अब देखो, अब इसको सुधार लेते हैं। यहां अ के फिट होने की गुंजाइश है या नहीं है, बिल्कुल है क्योंकि हलंत लगा है और शामिल हो जाएगा। म तो वही है, ह और अ को मिला करके पूरा बना दो इसको। र क्योंकि आधा है इसे अगले वर्ण के ऊपर ले जाओगे, तो सी तो वही है, सी के ऊपर क्या लगा दो, क्या बन गया, महर्षि। तो गुण संधि का उदाहरण यही है। ये पावक किस संधि का होता है, अयादि संधि का। अभ्युदय, अभिधन उदय, ई पहले पद का अंत ई या उ में हो या री में हो, यण संधि, तो इसमें यण है। मत एक की में वृद्धि संधि, कौन सी, वृद्धि संधि। तो गुण संधि इसमें है। संधि में आप लोगों को दिक्कत तो नहीं आ रही है ना किसी में, हाँ, किसी भी चीज में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सबसे जरूरी चीज यही है। समझ रहे हो, तैयारी का मतलब ही यही है। तैयारी का मतलब है तैयार होकर के जाना। जैसे शादी में जाते हो, शादी में क्या तैयार होकर के जाते हो, कितना टाइम लगाते हो बताओ। लड़के तो क्या ही टाइम लगाते हैं, लड़कियां बताओ कितना टाइम लगाते हो, कितना टाइम लगाते हो, ऊपर नीचे आगे पीछे इस साइड सभी तरफ पलट करके शीशे में देखते हो या नहीं देखते हो, ठीक है या नहीं है, देखते हो या नहीं। अरे ये मजाक की बात नहीं है, देखते हो या नहीं ये बताओ, देखते हो ना स्वाभाविक तौर पर। समझ गया ना, जूते से लेकर के जो सर में आपने क्या गजरा वगैरह लगा रखा है वहां तक सब परफेक्ट है या नहीं। समझ गया ना, जो भी आपने साड़ी लहंगा आजकल अनाप शनाप चीजें बाजार में जो भी आती हैं वो आपने जो पहना है, समझ गया ना, वो ठीक से पहना है या नहीं है। आगे से लूज पीछे से लूज टाइट जो भी है, अनकंफर्टेबल। सर कंफर्टेबल तो लड़कियों को कोई लेना देना नहीं होता। समझ गया ना, ठीक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये चेक करते हो ना चारों तरफ से। समझ गया ना। तो प्रश्न में भी 4 विकल्प होते हैं, उसके चारों उत्तरों में से कौन सा उत्तर परफेक्ट होगा, इसी को ढूंढना तैयारी कहलाता है। समझ गए ना, जैसे आप कहीं जाने के लिए तैयार होते हो, कपड़े पहनते हो, बाल बनाते हो, जूते पहनते हो, सारी चीजें, तब बोलते हो कि अब मैं क्या हूं, तैयार हूं, रेडी हूं। समझ गए ना, परीक्षा के दिन के लिए भी वैसे ही करना है कि परीक्षा में ये चीजें चाहिए। जैसे शादी वाली जगह पर आपको पता होता है कि हमने क्या पहन के जाना है। समझ गया ना, तो दरोगा का पेपर देने के लिए जाओगे तो क्या पढ़ करके जाना है ये पता होना चाहिए या नहीं। वो सिलेबस बताएगा, और सिलेबस में दी हुई चीजों को अलट पलट करके देखना जरूरी है या नहीं, रोटी की तरह सेकना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि एक तरफ से सेका, वहां पूछ लिया दूसरे पक्ष से, उसी चीज को पूछा, आप फंस गए। समझ गया ना, ऐसा काम नहीं करना है। तैयारी का मतलब होता है परफेक्शन। समझ गया ना, आपकी चीजें बिल्कुल क्या होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि आपकी तैयारी
बेहतर है और आप सिलेक्शन ले सकते हो। समझ गया ना? तो तैयारी शब्द को समझो जरा कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। समझ गया ना? तैयारी शब्द का मीनिंग तो समझो आप, क्या कि जिस परीक्षा को देने के लिए जा रहे हो उस हिसाब से पढ़ रहे हो या नहीं। कोई मर गया है, लहंगा पहन के जाओगे तो चप्पल खाओगे या नहीं? कोई चप्पल नहीं मारे लेकिन चप्पल मारने जैसी गाली तो मुंह में दे ही रहे होंगे, इसको देखो कहेंगे ये लहंगा पहन के आ गई है। समझ गए ना? तमीज नहीं है, दुनिया भर की बातें करेंगे या नहीं? अब दरोगा की तैयारी करने के लिए जा रहे हो, समझ गया ना, पढ़ के ले जा रहे हो क्या, इंग्लिश ग्रामर, तो वहां चप्पल खाने के ही काम होंगे, फिर आपके पेपर मारेगा चप्पल आपको। समझ गया ना? आपको पता होना चाहिए तैयारी का मतलब हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, और उस चीज के हर एक पहलू को उलट पलट करके सही तरीके से परफेक्ट करके ले जाना बहुत जरूरी है, इसीलिए पूछ रहा हूं। समझ गया ना? संधि आपको पढ़ा दी गई है, कहीं पर समस्या हो, समझ गया ना, तो वो क्लियर होनी चाहिए। समझ गया ना? जैसे आप क्या भूल जाते हो कि मैंने क्या कपड़े तो पहन लिए हैं, समझ गया ना, लेकिन जूते का फीता बांधना भूल गए। समझ गया ना? तो वो आपको क्या अनकंफर्ट फील कराएगा, और आपने जब तक नजर नहीं पड़ी आप चल रहे हो सकता है दूसरे पैर से दब जाए तो आप गिर भी सकते हो, है ना? आप संधि पढ़ करके ले गए लेकिन सभी संधियों को परफेक्ट तरीके से नहीं पता, और इत्तेफाक से वही आ गई जो अच्छे से नहीं आ रही थी। समझ गया ना? आपने संधि को पढ़ने में 5 दिन लगाए, समझ गया ना? 5 दिन में आपने 5 संधियां सीखी, छठी संधि आपने छठे दिन सीखी, लेकिन छठी वाली को आप अच्छे से पढ़ नहीं पाए, वो आपको आ भी नहीं रही। आपने सोचा कि क्या पता जब नहीं आती है, 5 तो मेरे को आ ही रही है, और इत्तेफाक से छठी आ गई, तो आपके 6 के 6 दिन बर्बाद हो गए या नहीं हो गए, बताओ? तो इसका मतलब क्या है, 5 लगाए, छठे में 1 दिन में नहीं आ रहा है तो 3 लगाओ, 8 कर दो, लेकिन आपको पता है कि इन 6 में से आएगा। समझ गया ना? उसमें चाहे फिर कितना भी समय लगे लेकिन उसमें परफेक्शन होना चाहिए। आपको पता है कि ये 6 चीजें दी हैं सिलेबस में और ये 6 चीजों में से आना है, 5 मेरे को अच्छी तरीके से आती है, अब 6 में 5 से दुगनी मेहनत भी लग रही है तो लगाओ, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, ये तैयारी है। समझ गया ना? अगर आप तैयारी का सही भाव समझ पा रहे हो तो, समझ गया ना? अगर तैयारी का भाव ही नहीं समझ पा रहे हो तो तुम्हें बहुत लंबा समय लगने वाला है, तुम्हारे बहुत तलवे घिसने वाले हैं परीक्षा निकालने के लिए। और इस भाव को समझ करके जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसे बहुत समय नहीं लगेगा, वो आसानी से सिलेक्शन पा जाएगा। इतनी बड़ी चीज नहीं है समूह ग की परीक्षा पास करना, समझ गया ना? जिसमें मतलब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप चीजें लिखनी होती, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आता है, उस परीक्षा को पास करना बहुत कठिनाई का काम नहीं है, समझ गया ना, लेकिन बहुत चतुराई का काम है। समझ गया ना? आपको उस हिसाब से अपने आप को क्या कैलेबर बनाना पड़ता है, उस हिसाब से अपने आप को तैयारी करनी पड़ती है। आप अनाप शनाप चीजें मत पढ़ो, वो चीजें पढ़ो जो सिलेबस में दी हैं, लेकिन इतना परफेक्टली पढ़ो कि उसमें से चीजें खराब ना हो पाए, ये तैयारी है। समझ गया ना? और वैसे ही होना चाहिए कि संधि आ गई तो अब किसी भी हालत में कैसी भी हो कोई भी शब्द दे, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, संज्ञा आ गई तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ गया ना? अगर ये करके जाओगे तो मेरे से लिखित में ले लो 90 प्लस आपका स्कोर होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता है हिंदी में। समझ गया ना? और जिस दिन आपने ये कर दिया, समझ गया ना, उस दिन सरकारी नौकरी के आप अच्छे दावेदार बन गए, समझ लो। सुरेश या तो स्वयं आएगा या तार भेजेगा, सुरेश या तो स्वयं आएगा या तार भेजेगा, इसमें 2 वाक्य हैं, सुरेश स्वयं आएगा एक वाक्य, सुरेश तार भेजेगा दूसरा वाक्य। अब 2 वाक्यों का, 2 स्वतंत्र वाक्यों का जब एक वाक्य बनाया जाता है तो वो क्या होता है, संयुक्त वाक्य। जुड़े तो होते हैं सुविधा के लिए, परंतु क्या उनको तोड़ दोगे तो वो अपने आप में क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, क्योंकि 2 उपवाक्यों से मिलने वाले वाक्य को या तो संयुक्त बना सकते हो या मिश्र वाले अपने आप में पूरे नहीं होते, समझ गया ना? वो एक दूसरे पर क्या होते हैं, आश्रित। ये पूरे हैं, देखो, सुरेश स्वयं आएगा, सुरेश तार भेजेगा, 2 वाक्य, तो इसका मतलब सुरेश या तो स्वयं आएगा या फिर तार भेजेगा, तो इसका मतलब कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य। अगला, टका सा मुंह रह जाना, टका सा मुंह रह जाना मतलब, हाँ, इसमें देखो बहुत सूक्ष्म अंतर होता है,
समझ गया ना। अब बहुत सारे लोगों ने लिख दिया होगा अपमानित होना, समझ गया ना। अपमानित होने से अगली कड़ी है ये। अपमानित होने के बाद क्या, आपका जब मुंह उतरता है तब बोलते हैं उसका टका सा मुंह रह गया, यानी कि वो शर्मिंदा महसूस कर रहा है। मुंह कब गिरता है आदमी, जब शर्मिंदा होता है, समझ रहे हो। टका सा मुंह कब हो जाता है, जब वो शर्मिंदा होता है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। हम अपने वचन पर दृढ़ हैं, यानी कि हम अपने वचन पर क्या हैं, अड़िग हैं भी कह सकते हो, दृढ़ हैं भी, सही है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैंने उसकी बात पर आपत्ति की, ये भी सही है। मुझे उसकी बात पर आपत्ति है या आपत्ति की, जो भी। बर्छी अस्त्र है, बंदूक शस्त्र है। अस्त्र किसे बोलते हैं, जो हाथ से ही वार करता है उसे अस्त्र, जो हाथ से फेंक करके वार करता है उसे शस्त्र। तो इसका मतलब ये भी क्या है, सही है। घटना स्थल पर भीड़ एकत्रित हो गई, इसमें गलती है। यहां पर होना चाहिए घटना स्थल पर भीड़ एकत्र हो गई, एकत्रित की जरूरत ही नहीं है, शब्द का गलत चयन है यहां पर, समझ गया ना। तो इसका सही है, घटना स्थल पर काफी भीड़ एकत्र हो गई, तब सही होता। तो इसका सही आंसर डी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घनिष्ठ मित्रों के परस्पर व्यवहार में नहीं होती, रिक्त स्थान पर आएगा, औपचारिकता नहीं होती कोई। घनिष्ठ मित्र हैं तो काहे की औपचारिकता भाई, बताओ। क्या तुम अपने दोस्त के सामने ऑफिशियल होकर के जाते हो, नहीं, अनऑफिशियल रहते हो, समझ गया ना। तो ऑफिशियल का मतलब क्या है, औपचारिक, समझ गया ना। तो क्या होना चाहिए, घनिष्ठ मित्रों के व्यवहार में औपचारिकता नहीं होती, ठीक है, कोई औपचारिकता, व्यवहारिकता तो होगी। अगला, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कलेश, कलेश और कलेश और कलेश, क्या होगा, कलेश, कलेश हो गया, यानी कि क्या हो गया, कलेश का मतलब किसी से मतलब बात बिगड़ गई, खराब हो गई बात, समझ गया ना। झगड़ा या आपका मनमुटाव, उसे बोलते हैं ना क्या, कलेश, ये होगा सही आंसर। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया करो, लिखा सबने कुछ और ही होगा इसमें, तुम्हारे मुंह को देख करके बता रहा हूं मैं। बत्ती शब्द का तत्सम होगा, बत्ती क्या बोलते हैं, वर्तिका, क्या बोलते हैं, वर्तिका, ठीक है। बत्ती तद्भव है, जिसे जलाते हो, समझ गया ना। वर्तिका क्या है, संस्कृत का शब्द है, तत्सम। रात्रि शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यामिनी। रात्रि अंधेरी होती है तो उसे यामिनी भी कहा जाता है, सरवरी भी कहा जाता है, विभावरी भी कहा जाता है, उर्वशी नहीं कहा जाता। उर्वशी रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। उर्वशी किसका लिखा आपने, परसों वाले में तो लिखा है। कौन सा एक विलोमार्थक जोड़ा सही नहीं है, पढ़ते तब पता होता ना, याद तो तब रहता जब पढ़ोगे। कौन सा एक विलोमार्थक जोड़ा सही, ग्रथित विकीर्ण, ठीक है, सही है ये। झनकृत निशब्द, बिल्कुल सही है। ज्यादा, झनकृत का मतलब आवाज, निशब्द का मतलब शांति। ललित मतलब सुंदर या नया, कुरूप, ये भी सही। रुक्ष कटु, रुक्ष का क्या होना चाहिए था, मृदु, क्या होना चाहिए, मृदु। रुक्ष का मतलब कठोर या जो आपके क्या हो, चुभन वाला हो। मृदु का मतलब कोमल, समझ गया ना। तो कटु तो लगभग इसका पर्यायवाची है, विलोमार्थक नहीं। तो इसका सही आंसर डी होगा। कौन सा एक विधि का अनेकार्थी नहीं है, विधि शब्द, विधि का मतलब क्या होता है, कानून। विधि का विधान, विधि मतलब विधाता का कानून, विधाता का कानून, विधाता तो है ही, विधि का विधान बोलते हैं ना, यानी कि जो विधाता ने कानून बनाया है वो विधि का विधान है। तो विधाता के लिए विधि शब्द का प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है। भाग्य, इसकी विधि, समझ गया ना, यानी कि जो आपका भाग्य है उसे भी हम क्या बोलते हैं, विधि, ठीक है। इसका विधि सही नहीं चल रही, इसकी भाग्य सही नहीं चल रहा, ऐसे बोलते हैं। रीति, किसी कार्य को करने की
तरीके को हम विधि या फिर इसकी काम करने की विधि क्या है, इस प्रश्न को सॉल्व करने की विधि क्या है, इस प्रश्न को हल करने की रीति क्या है, एक ही बात है ना। विष्णु नहीं है, विष्णु नहीं होता है विधि शब्द का। ठीक है, अगला, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब इसमें भी दो वाक्य हैं, न बांस रहेगा और न बांसुरी बजेगी। न बांसुरी बजेगी न बांस रहेगा, दो पूर्ण वाक्य, तो क्या होगा, संयुक्त। पूर्ण वाक्य से जुड़े करके एक वाक्य बना हो तो क्या होता है, वो ये भी संयुक्त है। ठीक है, सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख किया जाता है, विषय का उल्लेख किया जाता है। जैसे आपने सरकारी पत्र में यहां लिखा क्या, विषय फलाना फलाना के संबंध में, उसके बाद यहां से क्या लिखते हो, महोदय। महोदय क्या है, संबोधन, तो क्या होगा, संबोधन से पहले आएगा विषय। संबोधन से विषय हमेशा क्या आता है, पहले। जिसमें विषय आता है उन पत्रों में जो दिनांक होता है वो ऊपर पत्र के सबसे कहां लिखे जाते हैं, ऊपर वाले हिस्से में, इधर पत्रांक उसके बाद दिनांक, वो यहां पर नहीं लिखे जाते, क्योंकि बहुत पत्रों में क्या होता है, यहां प्रेषक प्रेषिति प्रेषक उसके बाद फिर दिनांक लिखा जाता है, ऐसा भी होता है, समझ गया ना। लेकिन विषय लिखने वालों में, समझ गया ना, यहां क्या सीधे कौन होता है, प्रेषक, प्रेषिति जो प्राप्त करने वाला है, फिर विषय, फिर उसके बाद महोदय। तो इसका मतलब क्या है, हाँ, संबोधन के पूर्व क्या आएगा, संबोधन के पहले विषय लिखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसीलिए तुम्हें मैंने उसमें पूरे प्रारूप ही लिखा रखे हैं, आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन ना रहे। महेश्वर्य शब्द में संधि होगी, क्या होगा, महाधन ऐश्वर्य। पहले पद का अंत ओ या आ में हो, दूसरे का ए आई या ओ औ में हो। ए आई आए तो भी क्या बनेगा, आई बनेगा, आ के साथ अगर ओ आए तब भी क्या बनेगा, औ बनेगा। तो इसमें आई आ रहा है, समझ गया ना। और ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, आई बनाएंगे, म आई, म ह आई, और फिर स्वर्य तो वही रहेगा। तो इसका मतलब इसमें है कौन सी संधि, वृद्धि संधि। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन है, कॉपी दो, चेक करेंगे पहले। चलो।